इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जो सदियों से विवादों के घेरे में हैं। नायक या खलनायक, भक्त या अभिमानी, स्वर्ण नगरी का राजा रावण हो या चाणक्य की राजनीति, हर किरदार की एक ऐसी कहानी जो अब तक अधूरी है। आइए चरित्र में जाने इतिहास और धर्म के इन विवादित किरदारों के अनकहे पहलुओं के बारे में। चरित्र, जहां कहानियां नायक और खलनायक से परे है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चरित्र के एक और एपिसोड में। और आज चरित्र के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुगल बादशाह की जिनका नाम आज भी बहुत गर्व से भी लिया जाता है, लेकिन कई सारी कंट्रोवर्सीज भी उनके साथ में जुड़ी हैं। क्यों जुड़ी हैं और क्या है असलियत, चलिए आज चरित्र के इस एपिसोड में जानते हैं। अकबर, जिन्हें अकबर महान कहा जाता है, मुगल साम्राज्य के तीसरे बादशाह थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। वे बाबर के पोते और हुमायूं के पुत्र थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली और अपने साहस, दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व से भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में गिने जाने लगे। अकबर केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि लोगों का दिल जीतने में भी माहिर थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया। उन्होंने दिन-ए-इलाही नामक एक नए धार्मिक विचारधारा की शुरुआत की, जो सभी धर्मों के अच्छे विचारों को मिलाकर बनाई गई थी। अकबर ने सुलह एक कुल की नीति अपनाई, जिसमें सभी धर्मों को समान सम्मान दिया गया। उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार किए, जमींदारी व्यवस्था को सुधारा और एक मजबूत नौकरशाही बनाई। उनके दरबार में बिरबल, तानसेन और अबुल फजल जैसे नवरत्न शामिल थे। 1605 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनका विचार, उनका धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और उनकी नीतियां आज भी उन्हें एक महान शासक बनाती हैं। लेकिन क्या यही थी अकबर की सच्चाई, या ये सारी कहानियां एक छलावा है? चलिए जानते हैं आज के चरित्र के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं अकबर की, इतिहास के एक ऐसे मुगल बादशाह जिन्होंने भारत पर काफी लंबे समय तक शासन किया। उन्हें ना सिर्फ एक अच्छे बादशाह के तौर पर याद किया जाता है, बल्कि एक सेक्युलर राजा के तौर पर भी याद किया जाता है। उनके कई ऐसे किस्से जो आज भी हमारी कई कहानियों से जुड़े हैं। सबसे ज्यादा अकबर बिरबल की कहानी, अकबर और जोधा की कहानी, ये सारी कहानियां हमने किसी ना किसी रूप में सुनी या तो देखी है ही। कई सारी फिल्में हैं अकबर और जोधा के ऊपर, कई सारी ऐसी बातें भी आए दिन सामने आती हैं जिससे हमारे जहन में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो इसी के चलते आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अकबर की जिंदगी पर, और अकबर कौन था और क्या वो एक अच्छा राजा था? क्या सच में अकबर महान था या अकबर शैतान था? आज चरित्र में बात करेंगे अकबर के बारे में। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी हमारे इतिहास के जानकार सत्येंद्र सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार मैडम। तो जैसा मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो दिया अकबर के बारे में, लेकिन क्योंकि आज के आप हमारे एक्सपर्ट हैं और आपने क्या पढ़ा है अकबर के बारे में, क्या जाना है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, अकबर समकालीन तीसरा मुगल शासक था, पूरा मुगल एम्पायर की बात करें अगर हम तो। और अकबर ने जो शासन व्यवस्था स्थापित की थी वो सिर्फ जीतने नहीं आया था, वो हिंदुस्तान को जीतने नहीं आया था, वो हिंदुस्तान पे शासन करने आया था। जो उसकी पूरी आप शासन व्यवस्था को हम देखेंगे तो यही समझ में आता है कि वो सिर्फ लैंड जीतने नहीं आया था, वो लोगों के ऊपर एक राज करने आया था, वो साम्राज्य विस्तार करने आया था अपना। अकबर का जन्म युद्ध के बीच हुआ था। अच्छा। राजपुताने में हुआ था। तो उसके ऊपर युद्ध की बहुत गहरी छाप पड़ी हुई थी और लगभग अकबर ने आधा जीवन अपना युद्ध में ही बिता दिया था। अच्छा। राजाओं को जीतना। स्टार्टिंग में अकबर बहुत क्रूर था, सामने किसी का हत्या कर देना, किसी का कत्ल कर देना उसके लिए आम बात थी। अगर हम इतिहास उठा के देखें तो अकबरनामा में भी कई जगह लिखा हुआ है, ये चीज़ें आती हैं पढ़ने में, कि अकबर ने अपने दरबारी को छत से नीचे फेंक कर मार डाला था। अकबर एक बार अपने दरबार में एक शाम को अपने छत पे गया, वहाँ कोई सेवक नहीं था, सिर्फ एक मसाल जलाने वाला था जो भी सो रहा था।
अकबर ने उसको धक्का दे के नीचे गिरा दिया। सब चीज़ें अकबरनामा में लिखा गया है, लेकिन हम्म। एक थोड़े समय के लिए था। अकबर को जब रियलाइज़ हुआ अपनी चीज़ों को लेकर के, तब पूरे की पूरी तरह से वो उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो एक शासक, अच्छे शासक के रूप में स्थापित हुआ अकबर। अकबर के बारे में जब भी हम कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उनके बारे में कई सारी अच्छी बातें हमारे सामने आती हैं, लेकिन आज के दौर में कई सारे ऐसे सवाल भी हैं जो उठते ही हैं हमारे जहन में। कई सारी कंट्रोवर्सीज, ऐसा कहा जाता है कि अकबर एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर भी रहे हैं इतिहास के। तो आपकी नज़र में आप इस पर क्या कहेंगे सर? अकबर के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सियाँ जुड़ी हुई थी पहले से ही। सबसे पहले कंट्रोवर्सी तो उसके साथ में ये जुड़ी हुई थी कि जो उनके रक्षक थे, जब उन्होंने 13 साल की उम्र में शासन संभाला तो उनके ऊपर उनके एक नियंत्रक थे, बैरम खान साहब। तो बैरम खान साहब अकबर से ज़्यादा क्रूर थे। अच्छा। जब उन्होंने उनको नियंत्रित किया अकबर को, और करीबन 5 से 6 साल वो उनके नियंत्रण में ही थे अकबर। कोई भी युद्ध लड़ना हुआ तो बैरम खान लड़ते थे, किसी से वार्ता करनी हुई तो बैरम खान जाते थे वार्ता करने। तो बैरम खान का उनके ऊपर अच्छा खासा प्रभाव था। और बैरम खान का जो अंत हुआ, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये है। अच्छा। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग क्या, जब अकबरनामा में लिखा ही है कि अकबर ने बैरम खान के सामने विकल्प रखे थे, तो उन्होंने तीसरा विकल्प चूज़ किया था कि मैं हज पे चला जाऊंगा। अच्छा। अब हज पे गए, वहाँ पे उनके पुराने दुश्मन थे, उन लोगों ने बैरम खान को मार दिया रास्ते में। अब इसको लेके बहुत कंट्रोवर्शियल, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग चीज़ें लिखते हैं। कुछ लोग लिखते हैं कि अकबर ने उनको मरवा दिया, कुछ लोग लिखते हैं कि उनके अपने दुश्मनों ने उनको मार दिया। तो ये हर इतिहास में अलग अलग लिखा गया है। अच्छा। इस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, क्योंकि अब बैरम खान उनके बहुत प्रिय थे, तो लगता नहीं कि अकबर उनको मरवाएंगे। तो ज़्यादातर इतिहासकार इस पे ही एकमत है कि उनके बैरम खान के दुश्मनों ने उनको रास्ते में मारा। ओके। तो और भी तमाम कंट्रोवर्शियल हैं उनके जीवन में, जैसे कि उनकी जो धाय माँ थी, उनके पुत्र को मारना। मालवा के युद्ध के बाद जब उसने पूरा खजाना अपने पास रख लिया, अकबर को नहीं बताया, अकबर बड़ा क्रोधित हुआ, जबकि उसके धाय माँ का सगा पुत्र था वो। अच्छा। तो उसको जाके उसने मारा। उसी के गम में उनकी धाय माँ की भी डेथ हुई, पुत्र के गम में। तो ये सब तमाम कंट्रोवर्शियल हैं उनके साथ, अकबर के साथ जुड़ी हुई हैं शासन व्यवस्था में। अच्छा। कंट्रोवर्सीज बहुत सारी हैं और ये आप भी जानते हैं। बहुत ऐसे सवाल जो आगे हम चर्चा में लाने वाले हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल जो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जिस मुद्दे पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, हर जगह पर एक ही सवाल कि क्या अकबर सच में महान था या ये बस एक ऐसी छवि थी जो लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश की गई जो शायद कामयाब भी हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या अकबर सच में महान था? देखिए, अकबर ने बहुत कुछ प्रजा के हित में फैसले लिए। हम अगर अकबर के खंडकाल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इसका स्टार्टिंग का पार्ट, इसमें सिर्फ उसने लड़ाइयाँ लड़ी और लड़वाई। दूसरा पार्ट, जब उसको रियलाइज़ हुआ कि हमको प्रशासन करना है, तो सेकेंड पार्ट ही अकबर को महान बनाता है। जहाँ उसने बहुत सारे ऐसे सुधार किए जो मुगलों से उस समय की जनता विश्वास ही, मतलब कि जो मुगलों से उस समय की जनता उम्मीद ही नहीं करती थी, वैसे वैसे उसने सुधार किए। जैसे कि 1562 में दास प्रथा का अंत करना। पहले दास प्रथा थी कि जीते हुए जितने भी सैनिक होते थे युद्ध में, सबको दास बना दिया जाता था। अच्छा। तो उसको इसने ख़त्म किया। इसने उसके बाद तीर्थ यात्रा कर ख़त्म किया। उसके बाद उसने जजिया कर ख़त्म किया। जजिया कर तो ऐसा कर था कि हिंदुओं को देना पड़ता था अपने तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए। हाँ। तो ये सब समाप्त करना और एक बंदोबस्तकारी जो लागू करना था उनका, अकबर का, तो यही सब चीज़ें अकबर को एक अच्छा शासक और महान बनाती हैं। बेसिकली अकबर को महान ये सारी चीज़ें बनाती हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है। अब हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हमने जब भी अकबर की कहानी सुनी तो वहाँ पर एक नाम उनके साथ में ज़रूर जुड़ता हुआ नज़र आया, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो एक फेमस सीरियल जोधा अकबर हो। आप समझ ही गए होंगे कि मेरा अगला सवाल क्या होने वाला है। अकबर और जोधा, ये नाम ऐसे हैं जो आज भी बहुत ही शान के साथ में लिए जाते हैं और साथ ही साथ एक सेक्युलरिज्म की जब बात होती है तो वहाँ पर भी जोधा अकबर का नाम ज़रूर आता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि जोधा अकबर की जो कहानी थी, क्या कहानी थी ये?
देखिए, अगर हम जोधा अकबर की बात करें तो हमने बहुत सारी इतिहासकारों की किताबें पढ़ी, लेकिन कहीं पे भी ये नाम नहीं आया। अच्छा। जोधाबाई का नाम कहीं पे नहीं मिलता है। उनके खुद के जीवनी में तो नहीं ही मिलता है। उनके पुत्र के सलीम के जीवनी जो सलीम ने लिखा था उसमें भी उनका नहीं मिलता है जिक्र। तो यह एक कल्पना है। हाँ, अकबर जब राजपूताने की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि राजपूताने को पूर्ण रूप से जीतना संभव नहीं है। तो उसने वहाँ पे एक दिमाग ये लगाया कि उसने दो रास्ते अपनाए। एक तो आप स्वेच्छा से मेरा प्रभुसत्ता आप स्वीकार कर लीजिए, और एक विवाह के द्वारा उसको संबंध को बनाइए और आप अपने शासन पे राज करिए। दूसरा कि अगर आप नहीं करते हैं तो हम आपसे युद्ध करेंगे। इसी के रिगार्डिंग उस समय उसने राजपूताने के राजा भारमल जी की पुत्री के साथ चौथा विवाह किया था। अच्छा। उनका नाम हीर कंवर कहीं पाया जाता है, कहीं कहीं हरकाबाई पाया जाता है, लेकिन जोधाबाई नहीं पाया जाता। अच्छा। हाँ, लेकिन उनका प्रभाव बहुत रहा है अकबर के जीवन में। हरकाबाई का प्रभाव ऐसा रहा कि वो एक पहली उनकी रानी थी जिनको अकबर ने मुस्लिम नहीं बनाया, मतलब उनका धर्मांतरण नहीं कराया। उनको उसके राजमहल में सब कुछ हिंदू रीति रिवाज को मनाने की खुली छूट दे रखी थी, हर त्यौहार मनाती थी। तो उसके बाद एक ये भी कहा जाता है कि अकबर का कुछ साल का शासन जो था वो स्त्री शासन था, मतलब उनका जो 4-5 साल का शासन था वो स्त्रियों के प्रभाव में था। अच्छा। उसमें 2 स्त्रियों का नाम फेमस उसमें पाया जाता है, एक तो उनकी धाया माँ और दूसरा हरकाबाई का। इन दोनों का शासन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, 4-5 साल तक रहा, कि मतलब इन्हीं की अकबर सुनता ही था। कहीं कहीं इतिहासकारों ने इसको पेटीकोट शासन व्यवस्था भी बताया हुआ है। इसीलिए तो ये अकबर की पॉलिसी थी कि या तो आप हमसे शादी कर लीजिए, करा दीजिए अपने घर वालों की, अपने पुत्री वगैरह की, तो हम ठीक है आपके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे और आपका शासन जो है आपके पास रहेगा। तो इसी सब को लेकर के कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं में अकबर और जोधाबाई का नाम आता है। अच्छा। हकीकत में बिल्कुल नहीं है। तो जितनी भी किताबें हम पढ़ते हैं या जितनी भी अकबर के बारे में हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, और जितना हमने एक अपना थॉट बना लिया है कई मूवीज़ को देखकर कि जोधा अकबर की कहानी सबसे प्यारी कहानी है, सबसे फेमस लव स्टोरी है, लेकिन वो चीज़ें हमें जब हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलती हैं तो कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, जिन सवालों का जवाब पाने की कोशिश तो हमने की लेकिन हमें भी वो जवाब नहीं मिल सके क्योंकि जिक्र ही नहीं है कहीं पर भी। और इसी बात को लेकर एक और सवाल ये भी खड़ा होता है, जैसा आपने कहा कि उनकी 300 पत्नियां भी थी, इतनी सारी बीवियां होने के बावजूद ऐसा कहा जाता है कि जोधाबाई उनकी बहुत ही प्रिय पत्नी थी जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, और फिर भी उनका जिक्र किसी किताब में नहीं मिलता है। ये बात तो है ही। इसके साथ ही साथ उन पर एक वुमनाइजर का टैग भी लगा हुआ है, इसको आप किस तरह से दर्शाएंगे? हाँ, मैंने आपको पहले बताया कि जो इनका वुमनाइजर का टैग लगा हुआ है वो इसी से लगा हुआ है कि अकबर के जीवन के ऊपर एक बैरम खान और एक उनकी धाया माँ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। आप समझ लीजिए कि जब अकबर 13 साल की उम्र में राजा बने तो एक वो बैरम खान के सुनते थे, दूसरा अपनी धाया माँ के सुनते थे। तो जो उनकी धाया माँ कह देती थी वही फाइनल होता था। तो उसी कालखंड को पेटीकोट शासन व्यवस्था के तौर पे इतिहासकारों ने लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय अकबर की कुछ चलती ही नहीं थी। अकबर अगर दरबार में भी थे, अगर कोई निर्णय भी था तो जो धाया माँ ने बोल दिया वो फाइनल हो गया। धाया माँ का असर जब खत्म हुआ तो हरकाबाई का असर शुरू हुआ धीरे धीरे उनके ऊपर। इतिहासकारों ने लिखा हुआ है, हीरा मुखौटी की किताब है जिन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि अकबर के ऊपर हिंदू रीति रिवाजों का इतना असर था कि उसने गौमांस खाना बंद किया, उसने उपवास रखना चालू किया, उसने अपनी दाढ़ी कटा दी, और दाढ़ी कटाने की बात तो अकबर के पुत्र ने भी अपने किताब में लिखा हुआ है। अच्छा। कि मेरे पिता की आंखें विशाल थी, भौहें बड़े थे, चौड़ा सीना था, उनकी आवाज़ बहुत भारी थी, उनकी हल्की मूछें थी, दाढ़ी उन्होंने कटवा दी थी। तो ये सब चीज़ें उस जो आपने बोला ना कि स्त्रियों का प्रभाव जो अकबर के ऊपर पड़ा था वो उन्हीं का सब एक रिजल्ट था।
तो ये इन स्त्रियों का मतलब प्रभाव था, वो सच में सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते थे या ये कोई रणनीति थी? अकबर पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा। अकबर ने बचपन से युद्धों में अपना पूरा जीवन, आधा जीवन बिताया, तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए और उनको घुड़सवारी, तलवारबाजी, उतने युद्ध में वो पारंगत थे, पढ़ाई बिल्कुल नहीं। बट उनको ये जानना था कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है। तो उन्होंने एक अपने उस जमाने का सबसे बड़ा लाइब्रेरी की स्थापना कराई। इतिहासकारों ने लिखा है कि 24,000 पुस्तकें थी उसमें और सब धर्म से रिलेटेड पुस्तकें थी। हफ्ते में एक बार वहाँ वो जाते थे, तमाम धर्म गुरुओं को बुलाते थे और उनसे उन किताबों में जो लिखा है वो सुनते थे, सिर्फ पढ़ तो पाते नहीं थे, सिर्फ सुनते थे कि भाई इस किताब में क्या लिखा हुआ है, इस किताब में क्या लिखा हुआ है। तो वो सुन करके अकबर एक निर्णय पे पहुँचते थे कि जो लिखा है किताबों में क्या वो सही है या वो गलत है। तो उसके हिसाब से अकबर ने अपने निर्णय लेने शुरू किए। एक मजे की बात बताऊं आपको, 1579 में अकबर ने एक नियम बनाया। उस नियम का नाम था मजहर की घोषणा। अच्छा, क्या था? मजहर की घोषणा में ये था कि अकबर सारे धर्म गुरुओं को दरबार में करते थे आमंत्रित, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जो भी थे, उनसे किसी भी टॉपिक पे वो डिबेट करवाते थे। अच्छा। एक टॉपिक दिया, उस पर आप सब लोग डिबेट करिए अपने अपने तरह से। अब होता क्या था उस समय कि डिबेट में सब लोग अपने अपने धर्म के बारे में, अपने अपने चीज़ों के बारे में बढ़ा चढ़ा के ही बोलेंगे लोग। तो कभी कभी क्या होता था कि किसी निर्णय पे लोग पहुंच नहीं पाते थे। अकबर पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद उसके अंदर इतनी गहरी समझ थी इन चीज़ों की कि उसने एक नियम बनाया मजहर की घोषणा कि आप लोगों के डिबेट के बाद अगर आप लोग किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते हैं तो जो राजा बोलेगा वही फाइनल रिजल्ट होगा। उसी को बोलते हैं मजहर की घोषणा नियम। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से अकबर इतना ज़्यादा चीज़ों को समझते थे कि वो इन चीज़ों तक पहुंच पाते थे। शायद यही वजह थी कि इतने लंबे समय तक उन्होंने भारत पर शासन किया और आज भी उनका नाम, जो मैंने आगे भी कहा, कि बहुत गर्व के साथ में लिया जाता है। अकबर और बिरबल की भी कुछ ऐसी कहानियां जो हम बचपन से सुनते आए हैं। जैसा इन्होंने कहा कि अकबर जो अपने फैसले लेते थे, एक वक्त ऐसा आया जब उनके आसपास की जो महिलाएं हैं वो जो फैसला लेती थी वो उन फैसलों को मानते थे। वहीं अकबर और बिरबल की भी कहानियां कुछ ऐसा ही बयां करती हैं। अकबर और बिरबल की कहानियां क्यों इतनी फेमस हैं? कौन था बिरबल? देखिए, अकबर और बीरबल की कहानियाँ जो हम लोग को दिखाया जाता है मूवीज़ में, सीरियल्स में, जो या फिर जो सुनाया जाता है, वो मोस्ट ऑफ उसमें से एक मानव परिकल्पना ही है। अच्छा। बीरबल ज्ञानी पुरुष थे, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। ओके। सबसे बड़ी बात यह है कि बीरबल एक योद्धा भी थे। बीरबल हर एक संवेदनशील मुद्दों पे अकबर को एडवाइस करते थे और बहुत करीब थे। किसी भी चीज़ों को लेकर अकबर उनसे अक्सर मंत्रणा करते थे और इसलिए अकबर और बीरबल की कहानियाँ फेमस हैं। हालांकि ऐसी किसी कहानी का जिक्र किसी इतिहासकार ने बहुत ही ब्रॉड लेवल पे नहीं किया है। ओके। और आप देखें तो बीरबल की जो डेथ हुई वो भी युद्ध क्षेत्र में लड़ते लड़ते हुई थी। हाँ। तो ये बीरबल को एक दिखाता है कि वो एक सैनिक थे, उस तरह से भी थे। वो नाटे दरबारी नहीं थे सिर्फ, कि जैसे हंसी मजाक के परफेक्शन में बीरबल को, अकबर को दर्शाया गया है, हमारे टीवी सीरियल्स में लोगों को तक पहुंचाया गया है। बट बीरबल एक कुशल योद्धा थे और उनकी मृत्यु भी युद्ध काल में ही लड़ते लड़ते ही हुई थी। ओके। मतलब जो चीज़ें दर्शाई जाती हैं कि बिरबल अकबर के बहुत खास थे, ये बात सच है? वो तो बिल्कुल सच है, क्योंकि वो 9 रत्नों में से एक थे। हाँ। तो जो 9 रत्न अकबर ने बनाए थे उसमें से बीरबल एक थे, मतलब वो खास तो थे ही उनके। जी। लेकिन जैसे हमें कहानियों में ऐसा बताया जाता था स्टार्टिंग में भी, मतलब जब छोटे थे हम सभी को याद रहता है कि कई कार्टून चैनल्स पर कार्टून भी दिखाए जाते थे, कई ऐसे सीरियल्स भी बने हैं जिसमें ऐसा दर्शाया गया है कि अकबर जब भी किसी फैसले को लेकर अगर अटक जाते थे, उन्हें नहीं समझ आता था कि क्या करना है, तो वो अक्सर बिरबल को वो परेशानी पास कर देते थे कि आप किसी भी तरह से इसका हल निकालिए। तो बहुत चतुराई से बिरबल उसका हल निकालते थे। ये सारी चीज़ें नहीं, देखिए इतिहास में इनसे कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन ये कहा ना कि मानव परिकल्पना है। कैसे लोगों ने हरका बाई को जोधाबाई तक लेके खड़ा कर दिया, तो वैसे ही एक मानव परिकल्पना है और मानव परिकल्पना का कोई अंत नहीं है जी। वो कुछ भी कहीं भी आप उसको ला सकते हैं। और ठीक है, मनोरंजन के हिसाब से, कहने के हिसाब से बेस्ट है तो चल रहा है वो चीज़ें, लेकिन रिसर्च में कहीं ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं।
तो देखा आपने कि हम अक्सर जिन चीज़ों को सच मान लेते हैं, किसी की बायोग्राफी देखकर या किसी की ऐतिहासिक कहानी सुनकर हमें ऐसा लगता है कि हमें जो दिखाया जा रहा है वो पूरी तरह से सच होगा। लेकिन जब हमें पता चलता है कि हम जब इतिहास में झांक कर देख रहे हैं तो वहाँ हमें बहुत ही लिमिटेड जिक्र मिल रहा है, उस तरह की चीज़ें नहीं दर्शाई गई हैं जैसी हमारे सामने आई हैं। बस इसी पर्पस के साथ में इस चरित्र सेगमेंट को हमने शुरू किया है, जहाँ पर हम आप तक सही जानकारी ऑथेंटिक तरीके से पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जानकारी सच में इतिहास में लिखी गई है। आजकल आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे या कहीं पर वीडियोस देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर इतने सारे थॉट्स, इतने सारे इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके दिमाग को और भी ज़्यादा चकरा कर रख देंगे। तो यही जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं चरित्र सेगमेंट के जरिए। अब एक सवाल जो सबसे ज़्यादा उठकर आता है कि अकबर ने हिंदुओं के लिए ऐसा क्या किया कि उन्हें सेक्युलर राजा के तौर पर, सेक्युलर बादशाह के तौर पर जाना जाता था। इसके बारे में सर आप हमें जानकारी दीजिए। अकबर ने एक नहीं बहुत सारे ऐसे काम किए कि जिसके लिए हिंदू कम्युनिटी उसके करीब आई। अच्छा। अकबर ने अपने दरबार में बहुत सारे हिंदुओं को, इसलिए नहीं कि उनके परिवार में कोई उसके शादी में किसी के साथ उनकी शादी हुई थी, उनकी योग्यता के आधार पर उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े पद दे रखे थे। उनके मुख्य जो बंदोबस्त में थे, सबसे पहला नाम आता है टोडरमल जी का। ओके। टोडरमल जी के कारण ही अकबर की रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई थी। टोडरमल ने एक 10 साल बंदोबस्त चलाया था। अब 10 साल बंदोबस्त क्या था कि 10 साल तक किसानों के खेतों में क्या उपज हुई उसका एक एवरेज निकाल करके 1/3 टैक्स देना। ओके। उस समय की बहुत बड़ी बात थी ये, इसको लागू करना। उन्होंने लागू किया जिससे अकबर के खजाने में अत्यधिक वृद्धि हुई। अकबर के ही शासनकाल में उनके दरबारों में तानसेन थे, प्रसिद्ध गायक संगीतकार थे तानसेन, सबको पता है चीज़ें। अकबर के शासनकाल में ही तुलसीदास जी हुए, सूरदास जी हुए। हालांकि कोई उनसे संपर्क नहीं था अकबर से और इन लोगों से, बट ओवरऑल जो आप एक वातावरण देखिए तो अकबर के उदारवादी चरित्र के कारण ही कहीं ना कहीं इन लोगों को अपनी रचनाएं करने का, अपने चीज़ों को लिपिबद्ध करने का या फिर उसको प्रसारित करने का एक मौका मिला। अगर वो खुदा न खास्ता औरंगजेब के शासनकाल में कोई रहा होता तो ये नहीं हुआ होता। इतना जो है हिंदुओं के साथ लगाव नहीं था औरंगजेब का, तो शायद उस समय ये चीज़ें नहीं होती जी। तो इस तरह से जजिया कर को समाप्त करना एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था हिंदुओं को अपने करीब लाने के लिए, और आए अकबर के शासनकाल में ये लोग साथ में आए अकबर के, तो इसलिए अकबर को ये सब चीज़ें उसको महान बनाता है। ओके। तो ये थी अकबर के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप तक हमने पहुंचाई हैं। हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इनमें से कुछ ऐसी बात है जो आपने पहले नहीं सुनी लेकिन आपको इस एपिसोड के ज़रिए पता चली है। हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करेंगे ताकि हर किसी के पास में एक सही जानकारी पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए और सही जानकारियाँ उन तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर एक बार लौटेंगे चरित्र के एक और एपिसोड के साथ, तब तक देखते रहिए VNM TV।